Welcome back to my channel everyone. So let's start with second topic of third unit, which is answer to the question what is postmodern. This is by Lyotard, and in this essay Lyotard has probed into the possibilities of this answer. So सबसे पहले ल्योटार्ड इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस है उसके अगेंस्ट बात करेगा, उसके अगेंस्ट अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रखेगा. देन ल्योटार्ड विल टॉक अबाउट द possible definitions of postmodern condition. So let's start this essay. Lyotard, French post-structuralist philosopher, is best known for his highly influential formation of postmodernism. In the postmodern condition, his writings cover a large range of topics in philosophy, politics, and aesthetics. He also experimented with a wide variety of styles, but his work, The Postmodern Condition, became a benchmark in subsequent discussions. सो लियोटार्ड को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है फॉर द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन. ही प्रोवाइडेड अ थॉरो ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्न. सो द एसे इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टन पार्ट, और जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो टाइटल्ड है, उसका फर्स्ट पार्ट का टाइटल है अ डिमांड. So, in the first part of the essay entitled A Demand, Lyotard instantly asserts that we are a period of slackening. तो जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ स्लैकनिंग. स्लैकनिंग हम बोलते हैं एक तरह की स्लोइंग डाउन और लूजिंग आउट. एक ऐसा पीरियड जिसमें हम डेफिनीशंस को बहुत ज़्यादा टाइटली डिफाइन नहीं कर पा रहे, जिसमें चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्लैकनिंग. There is a feeling of urgency to stop experimentation in cultural production. अब ये ऐसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप इसको क्रैम करने की कोशिश ना करें. आप सिर्फ इसके कीवर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लें. कल्चरल प्रोडक्शन में आर्ट की सारी फॉर्म आएंगी. जहाँ पर वर्ड आप पढ़ते हो कल्चरल प्रोडक्शन, उसका मतलब होता है जो आर्ट्स की सभी फॉर्म्स हैं उसमें हम डिफरेंट बात नहीं करेंगे. एवरी टाइम वी विल नॉट राइट पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, लेकिन हम वो सारी चीज़ें आर्ट में इंक्लूडेड होंगी. तो जहाँ पर भी कल्चरल प्रोडक्शन लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि हम उस एज में जो आर्ट जिस तरह से अपनी प्रोडक्शंस को दिखा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो मॉडर्निज़म में क्या हो रहा था, सभी कल्चरल प्रोडक्शंस में एक्सपेरिमेंट की टेंडेंसी आ गई थी. तो एक्सपेरिमेंट की टेंडेंसी आने की वजह से सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही थी. इसी को लियोटार्ड ने स्लैकनिंग बोला है कि हम एक चीज़ को टाइटली कुछ बाउंड्रीज़ में डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे. दे आर ऊजिंग आउट, एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. ही रेंट्स अबाउट, रेंट्स का मतलब होता है स्पीक्स एंगरली. He speaks angrily about different theorists and essays he has encountered about postmodernism. In the postmodern condition, the new conservatives' aim is to rid of the unfinished project of enlightenment. अब अगर आप enlightenment के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लें ऑन गूगल या यूट्यूब के ऊपर, बहुत से अच्छे स्पीकर्स ने enlightenment के ऊपर अपनी वीडियोस बना रखी हैं. तो enlightenment in English literature was a phase in 17th century. enlightenment में बहुत ज़्यादा जो रूल था वो रीज़न का था. राइट, वो रीज़न की बात हो रही थी इनलाइटनमेंट में. तो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट का मतलब है जहाँ पर हम एक से ज़्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं. तो जो प्रोजेक्ट होगा वो फिनिश्ड ना होकर, वो कंप्लीट ना होकर ओपन एंडेड हो जाएगा. तो मॉडर्न टी में यही बातें आ रही हैं. अब पोस्ट मॉडर्न को डिफ़ाइन करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न में हम एक से ज़्यादा चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं. एज अ रिज़ल्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिनिश्ड ना होकर अनफिनिश्ड हैं. हैबरमास सीज दिस नेगेटिव. अब हु इज़ हैबरमास? हैबरमास इज़ अ जर्मन फ़िलासफ़र, और उन्होंने इनलाइटनमेंट को देखा था कि जो मार्क्सिज्म मूवमेंट को हैबरमास ने कहा था कि वो एक तरह से इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन का ही कंटिन्यूएशन है. तो हैबरमास की एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है. उन्होंने कहा कि मॉडर्न को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न की डेफिनीशन हर एज में चेंज हो जाती है. मॉडर्न की डेफिनीशन हर एज में चेंज हो जाती है. हर एज का अपना एक मॉडर्न होता है. ये हम बात ऐसे समझेंगे कि मान लो आप 17th सेंचुरी की इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सेट ऑफ राइटर्स होंगे जो एक ट्रेडिशन में लिख रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे राइटर्स मिल जाएंगे जो
उन राइटर्स से जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल में लिख रहे हैं उनसे थोड़ा अलग लिख रहे होंगे। तो जो अलग लिखने वाले राइटर्स हैं वो उस एज में मॉडर्न कंसिडर किए जाएंगे, राइट। इसी तरह आज के टाइम में अगर हम देख लें, एक सेट ऑफ राइटर्स होंगे जो बहुत ट्रेडिशनल वे में लिख रहे होंगे, एक जैसा लिख रहे होंगे, और कुछ राइटर्स होंगे जो आज हमारे पास कुछ नए आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव जो कल्चरल प्रोडक्शंस हैं वो शो कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जो मॉडर्निज़म है उसको हम किसी एज में डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हर एज का एक अपना मॉडर्न होता है, राइट। सो हाबरमास की उन्होंने इस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को नेगेटिव माना। ही सीज इमेंसिपेटरी फैसेट्स विद इन इनलाइटनमेंट आइडियोलॉजीज़। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, आप चाहें तो इसको अपने आंसर में भी इंक्लूड कर लें या इसको आप अपने समझने के लिए इसको पढ़ लें कि हाबरमास इज़ अ जर्मन फ़िलासफ़र। आपको यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी। German philosopher and sociologist in the tradition of critical theory and pragmatism. His work addresses communicative rationality and the public sphere. अब उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? According to him, modernity has failed in totality of life. It has been left to fragment into independent specialties given over to narrow competence of experts. अब हाबरमास का कहना था कि इतना ज़्यादा ये डिवाइड हो गया मॉडर्निटी में कि हम एक चीज़ की टोटलिटी को देने में वी हैव बीन अनसक्सेसफुल, again because of too much experimentation. This only allows a small percentage of the population, the experts, to participate in these demarcated fields. The concrete individual is not on this liberating venture in the project of modernity. तो अब उसने कहा कि जो मॉडर्निज़म की जब हम बात करते हैं, जिन राइटर्स को हम इंक्लूड करते हैं, उसमें कॉमन मैन कहीं पर भी नहीं है। उसमें कुछ सेट ऑफ सिलेक्टेड राइटर्स हैं जो कि मॉडर्निज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पीछे बच जाते हैं, इट लीव्स हिम टू इमेंस एन्यूई. एन्यूई इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग profound sadness. Habermas contends that in order to leave this state, our aesthetic experience must shift from the judgments originating from taste to a subjectivity that bases judgment on comparative, contingent and historical situations. अब इसका solution कहाँ पर है कि अगर हम इस profound sadness की जो state है उसमें से निकलना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा? हमें अपने एस्थेटिक एक्सपीरियंस का मतलब जो हमारे अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी का एक्सपीरियंस है, इसको शिफ्ट करना होगा जजमेंट से सब्जेक्टिविटी की तरफ. सब्जेक्टिविटी का मतलब जो हमारी पर्सनल अप्रोच है, दैट बेसिस जजमेंट्स ऑन कंपैरेटिव, कंटिंजेंट एंड हिस्टोरिकल सिचुएशंस. तो हमें इन सभी एक्सपीरियंस को ऑन द होल देखना होगा, ठीक है. सो टू क्रिएट अ यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंस, दिस अनडूइंग ऑफ द एटोमाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी रिक्वायर्स अ ब्रिजिंग ऑफ द गैप बिटवीन कॉग्निटिव, एथिकल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस. तो हमें इन सभी डिस्कोर्सेस को एक यूनिट की तरह स्टडी करना होगा. कॉग्निटिव जो हमारे इंटेलेक्ट के साथ रिलेटेड है, माइंड के साथ रिलेटेड है, एथिकल जो हमारी मॉरल आउटलुक है, और या पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस है. इन सभी को हमें एज अ यूनिट रीड करना पड़ेगा. सो लियोटार्ड आस्क व्हाट काइंड ऑफ यूनिटी डज हाबरमास हैव इन माइंड. आई होप कि आपको इस पैरा में क्लियर हो गया होगा कि लियोटार्ड का जो पहला क्वेश्चन है, बिफोर ही आंसर्स टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्न, तो उसने कहा कि पोस्ट मॉडर्न का आंसर देने से पहले मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाबरमास किस तरह की यूनिटी की बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि हमें चीज़ों को एक टोटलाइजिंग इफेक्ट में देखना होगा. तो इस पैरा में हमने देखा कि हाबरमास की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमें चीज़ों को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, मॉरल को, और जो हमारा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है उनको एक साथ एक यूनिट की तरह पढ़ना होगा. उसी चीज़ को सबसे पहले लियोटार्ड ने क्वेश्चन किया है कि वो किस यूनिटी की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट पैरा जो है, जिसका जो टाइटल था अ डिमांड, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन आता है, कैन द वर्ड बी समड अप इन अ डायलेक्टिकली टोटलाइजिंग एक्सपीरियंस, कैन वी कम्प्रीहेंड इट होलिस्टिकली. होलिस्टिकली का मतलब एज अ होल. होलिस्टिकली की एग्जाम्पल आती है हेजल में. और डज पोस्ट मॉडर्निज्म सर्व एज अ री एग्जामिनेशन ऑफ इनलाइटमेंट वैल्यूज़, जो कि बेस्ड ऑन कैंट है. कैंट इनलाइटनमेंट के फ़िलोसोफर हैं. तो फर्स्ट पैरा जो है उसमें हमने बात की कि किस तरह से हाबरमास की फ़िलॉसफी जो है वो दिखाती है कि मॉडर्निज़म में जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट के से आप कहेंगे कि वहाँ से वो इनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट से वो अफेक्टेड है. तो लियोटार्ड का क्वेश्चन है कि यूनिट का मतलब क्या है. अब इसी चीज़ को वो आगे डिफ़ाइन करेगा. तो रियलिटी में वो बात करे, देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉल फॉर ऑर्डर, अ कॉल फॉर
unitarily experience, but in the diverse invitations to suspend artistic experimentation, there is an identical call for order, a desire for unity, for identity, for security or popularity. Artists and writers must be brought back into the bosom of the community, or at least, if the latter is considered to be ill, they must be assigned the task of healing it. अब ये जो सारी डेफिनेशन है ये आपके टेक्स्ट के वर्ड्स हैं, इनको हम एक बार ध्यान से देख लें कि जो बार बार हम आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिकल कॉल फॉर ऑर्डर, आइडेंटिकल मीन्स विच इज़ द सेम, तो हर एक आर्टिस्ट के अंदर एक अर्ज है कि हम ऑर्डर की बात करें कि जो कुछ भी क्रिएट किया जा रहा है वो हमें एक सीक्वेंस में एक इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक सेमनेस हो। तो आर्टिस्ट और राइटर्स को कम्युनिटी के बूजम में लेके आना चाहिए। बूजम का लिटरल मीनिंग हार्ट होता है, तो इट मीन्स दे शुड कम क्लोजर टू द कम्युनिटी जिसको बिलोंग करते हैं, जहाँ की वो बात कर रहे हैं अपने वर्क्स में, ताकि जो कुछ भी वो लिख रहे हैं वो हीलिंग का काम करे, वो उनकी कम्युनिटी के लिए उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ राइटर उसको वो कंप्लीट कर सकें। इन ऑर्डर टू डू दिस द अवंत गार्ड मस्ट बी लिक्विडेटेड एंड द आर्टिस्ट एंड क्रिटिक फील मोस्ट कॉन्फिडेंट डूइंग दिस बाय लॉन्चिंग अ फ्रंटल अटैक। लिक्विडेटेड का मतलब दे शुड अबॉलिश इट। अवंत गार्ड अगेन इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अब ऐसा करने के लिए आर्टिस्ट और क्रिटिक्स को चीज़ों को सभी जो उनके वर्क्स हैं, जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक्सपेरिमेंटेशन से भरने की बजाय उनको क्या करना होगा, उनको इन चीज़ों के ऊपर एक फ्रंटल अटैक करना होगा ताकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, राइट। सो लियोटार्ड ब्लेम्स कैपिटलिज्म ऑफ हैविंग द पावर टू डी रियलाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, सोशल रोल्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू सच अ डिग्री दैट रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन कैन नो लॉन्गर इवोक रियलिटी। अब लियोटार्ड अपनी बात पर आ रहे हैं कि जितना कुछ इतना एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, इसमें वो कैपिटलिज्म को भी दोषी मानते हैं कि जिसकी वजह से जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं, सोशल रोल्स हैं, ये वर्क्स में एज सच नहीं दिखाए गए और वो रियलिटी को इवोक नहीं कर पा रहे। सो क्लासिसिज्म सीम्स टू बी रूल्ड आउट इन अ वर्ल्ड इन विच रियलिटी इज़ डीस्टेबलाइज्ड। अब जो मॉडर्निज्म में वर्क्स हो रहे हैं वहाँ पर रियलिटी प्रेजेंट नहीं हो रही है और वो रियलिटी के वर्क्स को इवोक नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि क्लासिसिज्म रूल आउट हो गया। अब क्लासिसिज्म जहाँ पर भी आप पढ़ोगे आपको याद आना चाहिए कि क्लासिसिज्म में एक सेंट्रल जो रूल था वो था ऑर्डर, कि जो चीज़ भी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें एक ऑर्डर हो। और किसी भी वर्क को जब हम पढ़ते हैं हमारी उसमें क्या सर्च होती है, हमारी सर्च होती है मीनिंग की, और मीनिंग मेकिंग तभी आसान होगी अगर हम उन चीज़ों में एक यूनिट, एक ऑर्डर देख रहे हैं। तो वो तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। रियलिटी इज़ सो डीस्टेबलाइज्ड, डीस्टेबलाइज्ड आपको पता होगा, आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इट ऑफर्स नो ओकेजन फॉर एक्सपीरियंस बट वन फॉर रेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ट्रेंड क्या बन गया, अब मॉडर्निज्म में ट्रेंड लियोटार्ड के अकॉर्डिंग यही है, एक्सपेरिमेंटेशन का ट्रेंड है, रेटिंग का ट्रेंड है, और हम कहीं पर क्लासिसिज्म को भूल चुके हैं। यहाँ पर वो उन आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जिनके वर्क्स बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन से भरे हुए हैं और रियलिटी की बात नहीं कर रहे। When mechanical reproductions were able to become substitutes for the hand or craft, this became only disaster because it negated bourgeois ideology. अब जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा था कि वो सभी कल्चरल प्रोडक्शन की बात करेगा, आर्ट में सभी चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा है कि जब हैंडीक्राफ्ट की जगह मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ने ले ली तो वहाँ पर जो एक बोर्जुआ आइडियोलॉजी थी वो निगेट हो गई, जो एक बिज़नेस आइडियोलॉजी थी वो वहाँ पर वो ख़त्म हो गई। और इसका असेंस जो था, एंड आर्ट इन इट्स असेंस शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअलिटी ऑफ जीनियस असिस्टेड बाय एन एलीट क्राफ्टमैनशिप। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर हम लिटरेचर की बात कर रहे थे, यहाँ पर उसने उसी पॉइंट को समझाया है कि जब मॉडर्निज्म आया तो कई हैंडीक्राफ्ट जो हैं, जैसे वो उनकी कल्चरल प्रोडक्शन में आप देखो कई ऐसी आर्टिस्टिक हैंडीक्राफ्ट होते हैं जिनकी बहुत डिमांड होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ मशीन्स ने उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसका असर कहाँ पर पड़ा, उस बिज़नेस आइडियोलॉजी पर जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन आर्ट का रियलिटी में मतलब क्या होता है, आर्ट का असेंस क्या है, आर्ट का यही असेंस है कि उसमें एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन दिखे,
जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, जो हैंड वर्क होता है, उससे उस आर्टिस्ट की पहचान होती है। और जब भी काम ये मशीनें करने लग जाएंगी तो वहाँ पर वो आर्टिस्टिक इंडिविजुअलिटी खतरे में हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इसी चीज़ को उसने बार बार ऐसे में रेफ़र किया है एज अ डिस्टेबलाइज्ड रियलिज्म। This destabilized realism because the object was to stabilize the referent, but cinema and photography does that much better than painting or the novel could do. अब क्योंकि सिनेमा और फोटोग्राफी में क्या है कि हमें वो सामने वो इमेज दिख रही है, और जहाँ पर हम बात करते हैं पेंटिंग की, वहाँ पर इमेजिनेशन है, वहाँ पर पेंटर अपने अकॉर्डिंग सीन को प्रेजेंट करेगा, और नॉवल में रीडर को सीन को इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे सामने एज सच दिखाई दे रही है हमें फोटोग्राफी में या सिनेमा में, वो बेटर है इन कंपैरिजन टू द पेंटिंग और in comparison to the painting or novel. Therefore, the rules of art must change with the changing of times. तो आर्ट के रूल्स चेंज होने चाहिए थे। तो लियोटार्ड ने कहा कि आर्ट क्या बन गया है, आर्ट हैज़ बिकम अ किच। किच का उसने आगे मीनिंग लिखा है, बाय बिकमिंग किच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर में मिस नहीं करोगे। बाय बिकमिंग किच आर्ट पेंटर्स टू द कन्फ्यूजन विच रेन्स इन द टेस्ट ऑफ द पेट्रन्स। पेट्रन्स आपको पता है जो आर्ट को आगे जो आर्टिस्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, पेट्रन्स होते हैं जो उनके आर्ट को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, वो खुद इतने कंफ्यूज हैं, तो उनके जो आगे टेस्ट हैं, जिस तरह का वर्क वो आर्टिस्ट से करवा रहे हैं, वो सारा वर्क एक किच बन गया है, दैट इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूजन। इन बोल्ड लेटर्स लियोटार्ड राइट्स, अगर आप इस डेफिनेशन को एज सच ये देखो, एक तो आप किच के बारे में ज़रूर मेंशन करोगे अपने आंसर में, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें सभी लेटर्स कैपिटल आएंगे, बिकॉज इट इज़ रिटन इन द सेम वे इन योर टेक्स्ट। एनीथिंग गोज, दिस इज़ हाउ वी आर इन अ पीरियड ऑफ स्लैकनिंग। एनीथिंग गोज मीन्स, जैसे हम कहते हैं आजकल एक पॉपुलर डायलॉग है, सब चलता है, एनीथिंग गोज। तो यही है कि आजकल जो हमारा पीरियड चल रहा है आर्ट का, वो स्लैकनिंग का है, स्लोइंग डाउन का है, इट इज़ लूजिंग आउट। हम किसी चीज़ को क्लियरली कंक्रीट वे में, या आप कह लो कि उसकी बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं, एवरीथिंग इज़ ओपन एंडेड। आर्ट इज़ नो लॉन्गर वैल्यूड बाय इट्स एस्थेटिक क्राइटेरिया, बट वैल्यू कैन नाउ बी gauged according to the profits they yield. This thought has rid of the metaphysical, religious and political certainties we once had a society. तो पहले ये चीज़ें जो आर्ट की थी वो एस्थेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड थी। मेटाफिज़िकल का मतलब होता है जो फिलोसॉफिकल हैं, रिलीजियस हैं, पॉलिटिकल हैं, लेकिन अब वो सारी कंसिडरेशंस ख़त्म होके उसमें क्या बन गया है, प्रॉफिट मेकिंग। तो आर्ट में जितने भी आर्टिस्टिक जो हमारे पास प्रोडक्शंस हैं, उसमें मेन जो मोटिव है अब वो सिर्फ प्रॉफिट का है। मॉडर्निटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ शैटरिंग ऑफ बिलीफ एंड विदाउट डिस्कवरिंग ऑफ द लैक ऑफ रियलिटी। अब मॉडर्निज्म का एग्जिस्ट होना क्यों मुश्किल हो गया, क्योंकि इसके लिए हमें इस लैक ऑफ रियलिटी को कवर करना होगा। दिस इज़ अलाइंड विद नीट्सेस निहिलिज्म। ये हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। हाउएवर लियोटार्ड सीज दिस स्टाइल ऑफ थॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैंटियन थीम ऑफ द सबलाइम। तो यहाँ पर वो कैंट की को रेफ़र करेगा। द सबलाइम कैरीज बोथ प्लेजर एंड पेन। Pleasure derives from pain. The sublime is only present when the imagination fails to present an object that matches the concept. We have an idea of the world, the totality of what it is, but we do not have the capacity to show an example of it. We have the idea of the simple, that which cannot be broken down, but we cannot illustrate it with a sensible object, which would be a case of it. We can conceive the infinitely great, the infinitely powerful. Those are ideas of which no presentation is possible. This is what modern art is all about, to present the fact that the unpresentable exist. तो इस पैरा को आप ज़रा दोबारा हम देखेंगे, यहाँ पर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्ट में हम देखो, आर्ट की किसी भी फॉर्म की हम बात कर लें पेंटिंग की, या हम बात कर लें लिटरेचर की, एनीथिंग वी टॉक अबाउट, वहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट कर क्या रहा है, आर्टिस्ट एक्सप्रेस कर रहा है अपने आइडिया को। एक पेंटर पेंटिंग बना रहा है तो वो अपने जो उसके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको वो कलर्स के थ्रू अपने व्यूवर्स के सामने रख रहा है। ठीक है, सेम इज़ द कंडीशन विद द राइटर अपने आइडियाज़ को वर्ड्स की फॉर्म में लेकर अपने रीडर्स के सामने रख रहा है। अब जो चीज़ आइडिया में है वो कितनी क्लियरली हम प्रेजेंट करते हैं, वही सबलाइम है। सबलाइम इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी, जहाँ पर इमेजिनेशन जो है समटाइम्स इट फेल्स टू कन्वे द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ थिंकिंग अबाउट। तो
यही जो है इन्फिनिटली पावरफुल मीन्स विच इज़ लिमिटलेसली पावरफुल, लिमिटलेसली ग्रेट। तो इन चीज़ों की जो प्रेजेंटेशन है वो हमें क्या दिखाती है कि कुछ तो ऐसा है जो अनप्रेजेंटेबल है एंड दैट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो कोई आर्टिस्ट कुछ भी वर्क कर रहा है उसके बाद एक स्कोप है उसको और आगे तक लेके जाने का। सो अ वर्क कैन बिकम मॉडर्न ओनली इफ़ इट इज़ फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न। Postmodernism, thus understood, is not modernism as its end, but in the nascent state, and this state is constant. तो पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब मॉडर्निज्म का एंड नहीं है, इसका मतलब है मॉडर्निज्म अभी अपनी नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट इज बिगिनिंग स्टेट। मॉडर्न टेक्स प्लेस इन द विथड्रॉल ऑफ द रियल एंड अकॉर्डिंग टू द सब्लाइम रिलेशन बिटवीन द प्रेजेंटेबल एंड कंसीवेबल। प्रेजेंटेबल जिसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कंसीवेबल हम जिसे सोच सकते हैं। मॉडर्न एस्थेटिक्स इज एन एस्थेटिक ऑफ द सब्लाइम थ्रू अ नॉस्टैल्जिक वन, दो a nostalgic one. The postmodern would be that which is the modern invokes the unpresentable in the presentation itself. It refuses the consolation of correct forms. The postmodern artist or writer is in the position of a philosopher. The text he writes or the work he creates is not in principle governed by pre-established rules and cannot be judged according to a determinate judgment by the application of given categories to this text or work. तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ कन्फ्यूजन इन पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट, क्योंकि जो कंसीवेबल है, जो राइटर ने सोचा है और जो राइटर ने दिखाया है, उसको एक्सप्रेस करने में जो एक बीच का प्रोसेस है क्रिएशन का, दैट इज़ इन्वॉल्विंग सम न्यू काइंड ऑफ रूल्स। और वो हम पोस्ट मॉडर्न के किसी भी वर्क को पहले से डिसाइड किए हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते। सो विद द चेंज ऑफ टाइम हमें इन प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना होगा। Finally, the reader cannot provide reality, but it is up to the readers to invent allusions to what is conceivable but not presentable. इसीलिए रीडर का रोल जो है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रीडर ने allusions को, allusion मीन्स एग्जाम्पल को इन्वेंट करना है कि राइटर क्या कहना चाहता है और क्या प्रेजेंट कर रहा है। कुछ ऐसे आर्टिस्टिक वर्क, कुछ ऐसे राइटअप्स हमारे पास आएंगे जहाँ पर राइटर का कहने का जो प्रेजेंट कर रहा है राइटर वो डिफरेंट है, लेकिन शायद वो कंसीव कुछ और करके बैठा है। मतलब राइटर किसी और पॉइंट के साथ लिखना शुरू करता है, बट इन द मिडल और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्क वो उन चीज़ों को ना दिखाकर कुछ और प्रेजेंट कर देता है। तो वहाँ पर उसको वो गैप दिखाना होगा, वो एग्जाम्पल्स ढूंढनी होगी रीडर को कि कहाँ पर राइटर जो है उसमें गैप इंक्रीज़ हो रहा है प्रेजेंटेबल में और कंसीवेबल में। दिस टास्क शुड नॉट लीड द रीडर टू एक्सपेक्ट द स्लाइटेस्ट रिकन्सिलिएशन बिटवीन लैंग्वेज गेम्स। लियोटार्ड्स यूज ऑफ लैंग्वेज गेम इज derived from Ludwig Wittgenstein. The theory of language games means that each of the various categories of utterance can be defined in terms of rules specifying their properties and the uses to which they can be put. तो लैंग्वेज गेम तो ओपन एंडेड है कि आपको नहीं पता कि आप लैंग्वेज को कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। Lyotard ends by urging that those who are calling for a return to order and stability, a return to the referent, are effectively calling for a return of terror, but it must be resisted. तो इन द एंड लियोटार्ड कह रहा है कि अगर हम बार बार बात करते हैं एक यूनिटी की, जो कि बिगिनिंग में हाबरमास कर रहा था कि एक यूनिटी होनी चाहिए वर्क की, वो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्यों पॉसिबल नहीं है यूनिटी, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड। चीज़ों को देखने का तरीका, उनको सोचने का तरीका और उनको प्रेजेंट करने का तरीका आर्ट में चेंज हो चुका है। तो ओवरऑल लियोटार्ड का कहना है कि पोस्ट मॉडर्न वर्क को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्टिक प्रोडक्शन को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो आपको एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। उसे आप पुराने पर्सपेक्टिव से आप न्यू पोस्ट मॉडर्न जो वर्क्स हैं उसको डिस्कस या उनको जज नहीं कर सकते। दो Lyotard's work are often cited as offering the definitive assessment of postmodernism. He appears to use Kant's notion of the sublime as a vague metaphor for inexpressibility, and his definitions are somewhat problematic. तो उसने शुरू किया था पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफ़ाइन करने से, लेकिन वो इतना
एक्सटेंड कर दिया उसने कि खुद उसका ऐसे एक एग्जाम्पल बन जाता है एक्सपेरिमेंटेशन का. So this was about Lyotard's essay What is Postmodernism. So I hope the essay might be helpful to you. और इस essay से अगर आपको help मिली है explanation से तो प्लीज़ आप इसे अपने friends के साथ share कीजिए. And do not forget to subscribe to my channel and keep connected with the next videos. I'll try to upload the syllabus of third semester and first semester simultaneously. Thank you so much for watching.